जो एक नहीं अनेक आयामों पर राष्ट्र के सम्मान और गौरव के उत्थान में अपनी भूमिका निभाते हैं। वीर सावरकर जी उस बिरले प्रकृति के महापुरुष थे कि बताइए, जब उन्होंने 1907 में यह कहा था कि 1857 को प्रथम स्वातंत्र समर कहा था, तो मैं विनम्रता से पूछता हूं, ये आज जो लोग भाषण देने की बात कर रहे हैं, क्या इनमें से किसी ने उससे पहले 1857 को स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तब ये सब कोई सिपाही विद्रोह, कोई म्यूटनी, कोई रिवोल्ट बोलते थे। परंतु यह भी एक सुखद संयोग देखिए कि 1857 के स्वातंत्र समर का सूत्रपात भी इसी महाराष्ट्र की धरती से हुआ था, जब नाना साहब पेशवा जी उसके मुख्य रणनीतिकार थे। चीफ एग्जीक्यूटर तात्या टोपे जी थे और सबसे प्रमुखता से जिनका स्मरण किया जाता है रानी लक्ष्मीबाई जी यहीं के थे, और उसे स्वतंत्रता संग्राम का उद्घोष के रूप में भारत के स्वतंत्रता अभियान में लाने वाले भी वीर सावरकर जी यहीं पे थे। अब आप सोचिए, आज एक और मामले में बहुत अद्भुत दिन है। आज 4 अप्रैल का दिन है, भगवान महावीर की जयंती है। आप सोचिए कि वीर का भी पर्व है और महावीर का भी पर्व है। भारत की सनातन यात्रा के प्रतीक भगवान का भी पर्व है और आधुनिक गौरव के उन्नायक एक महानायक का भी पर्व है। और आप ये भी बात सोचिए, कैसा अद्भुत संयोग है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो लोग आज सावरकर जी के बारे में तमाम अनाप शनाप बातें कहते हैं, कई बार वो समझ नहीं पाते कि काल चक्र की गति क्या थी। 100 वर्ष पूर्व का समय और आज इतना बड़ा परिवर्तन आया कि बताइए, ये नागपुर की धरती जहां हम खड़े हुए हैं, यहां एक और संयोग है कि राष्ट्रवाद के विशाल वट वृक्ष के बीज का आरोपण भी इसी धरती से हुआ था, जो आज पूरे भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक विराट रूप में उठता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यह भी आप एक संयोग समझिए, जब हमारी सरकार बनी थी 2014 में, तो 16 मई 2014 को चुनाव परिणाम आए थे और 18 मई 2014 को लंदन के प्रमुख अखबार द गार्डियन, ये लंदन को इसलिए कोट कर रहे हैं कि जो सेंट में चंदन मिलाने लंदन गए थे उनको ज्यादा बेहतर समझ में आए, तो द गार्डियन ने अपने संपादकीय में लिखा था कि 16 मई 2014 should be remembered in Indian history as the day on which Britishers finally left India। आप सबको याद हो कि 14-15 अगस्त 1947 की रात जब भारत की पहली संविधान सभा बैठी थी, तो नेहरू जी का बड़ा प्रसिद्ध भाषण है जिसकी पहली लाइन थी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यानी हिंदी में कहेंगे तो नियति के साथ मिलन। गार्डियन लिखता है कि 16 मई 2014 इज द सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी इन इंडिया। यह भारत का दूसरी बार नियति के साथ मिलन था। उसका कारण क्या था? वो कहता है कि स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक एक ऐसे विचार का शासन रहा जो प्रेरणा में, विचार में, मानसिकता में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी यानी ब्रिटिश औपनिवेशवादी विरासत का प्रतीक था। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसमें कोई विदेशी प्रभाव नहीं है, जो अपनी प्रकृति, विचार और उत्पत्ति में पूर्णता भारतीय है। मगर इसमें भी मैं संयोग क्यों बता रहा हूं? मोदी जी ने शपथ ग्रहण की 26 मई 2014 को, और शपथ ग्रहण करने के बाद जब वो संसद में गए तो संयोग देखिए कि 28 मई को सावरकर जी का जन्मदिन होता है। तो संसद भवन में पहले महापुरुष जिनके ऊपर माल्यार्पण करने का संयोग बना, तो वो स्वतंत्र वीर सावरकर थे। तो आप ये समझिए कि राष्ट्रवाद का बीज जहां से शुरू हुआ था, जब राष्ट्रवाद की वह सत्ता
प्रखरता के साथ उभरी तो यह संयोग ही था कि सावरकर जी के चित्र पर माल्यार्पण करके उठी। परंतु सावरकर जी उन लोगों में से थे जिन्होंने फूलों के हार की अपेक्षा नहीं की थी, जिन्होंने जीवन में सिर्फ अंगारों का हार ही देखा था। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ते हुए, काला पानी की दुर्धर्ष सजा को देखते हुए, और उसके बाद यदि दुखद रूप में कहें तो स्वतंत्रता के बाद भी छल के द्वारा, झूठे आरोपों में पुनः सरकार के द्वारा दंडित करने का प्रयास किया गया और उनके छोटे भाई नारायण सावरकर जी की उसी हिंसा में अंततः उसी के कारण मृत्यु हुई। तो मुझे नहीं लगता है कि भारत के इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ब्रिटिश काल में भी इतना कष्ट सहा हो और स्वतंत्र भारत के बाद भी सहा हो। परंतु मैंने कहा ना, वो अंगारों का हार लेकर चले, और जो फूलों के हार जिनको मिलते हैं वो तो तब होता है जब इतिहास बदल जाता है, पर अंगारों का हार उनका होता है जो इतिहास को बदलते हैं। तो मैं सावरकर जी के लिए कहना चाहूंगा कि अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। पर आपने देखा कि वो इतिहास का बदलाव दिखाई पड़ा, और फिर आप ये समझिए बदलाव सिर्फ इतना ही नहीं आया, देखिए कितना बड़ा बदलाव आया है कालचक्र की गति का, कि अब नया संसद भवन भी बन रहा है और भव्य श्री राम मंदिर भी नया स्वरूप धारण कर रहा है। ये दोनों का एक साथ होना कोई महज संयोग नहीं है। अब मैं वहां पे कहता हूं कि जब पहले चित्र पे माल्यार्पण किया संसद भवन में, और उसी कालखंड में मोदी जी के नेतृत्व में बनी सरकार में नया संसद भवन बन रहा है, तो जानते हैं बाकियों के कलेजे पे सांप क्यों लौट रहा है? अरे ये तो वो थे जो कोर्ट में गए थे कि संसद भवन के ऊपर के शेर बड़े आक्रामक दिख रहे हैं, यानी इनको शेर भी बिल्ली जैसे चाहिए थे। मगर अफसोस कि अब शेर शेर जैसे लगने लगे हैं, और शेरों की संख्या भी भारत में बढ़ने लगी है, और नई भारत के संसद के ऊपर भी शेर प्रखरता से दिख रहे हैं। सावरकर जी ने जिन विचारों को रखा था उसका प्रतीक स्वाभिमान के साथ अब नया भारत नए स्वरूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब एक और बात देखिए, जो ये लोग प्रचारित करने का प्रयास करते हैं कि सावरकर जी ने हिंदुत्व का विषय दिया, और हिंदुत्व का विषय तो सिर्फ सावरकर जी ने दिया, 100 साल पुराना था। मगर ये बताइए, जो लोग ये कहें कि हिंदुत्व का विषय सिर्फ 100 वर्ष पुराना था, मुझे लगता है कि उन्हें भारतीय इतिहास की जानकारी नहीं है, और कम से कम महाराष्ट्र की धरती पे आकर अगर वो देखें तो 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में जो हिंदवी स्वराज्य बना था, और उसके बाद जो हिंदू पद पातशाही के रूप में कर्नाटक आज से लेके और आज के पानीपत तक जो साम्राज्य था, अगर किसी को उसमें हिंदुत्व नजर नहीं आता था तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य के लिए जहां से वीर सावरकर जी प्रेरणा लेते थे, उनके राज कवि भूषण ने क्या कहा था कि राखी हिंदुआनी हिंदुआन का तिलक राख्यो, राखी हिंदुआनी हिंदुआन का तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखो वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राख्यो दूनी में। अब अगर हिंदू और हिंदुआनी शब्द में आपको हिंदुत्व समझ में नहीं आता तो मुझे लगता है कि उनकी बुद्धि के ऊपर तरस आने की बात है। और इतना ही नहीं, देखिए समय कैसा बदला है कि शिवाजी के कवि भूषण ने शिवाजी के लिए एक और बात लिखी थी। उन्होंने लिखा था, मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, राम नाम धर निज रसना सुधर में, रसना जीव को कहते हैं, यानी अपनी जिह्वा पर भगवान राम का नाम रखकर मुगलों को मरोड़ कर, और औरंगजेब का एक नाम था ना पातशाह गाजी जिंदा पीर, उनको मरोड़ कर और मुगलों को मोड़ कर रखा। तेरी दिल्ली दल दाब के दीवाल राखियो दूनी में।
अब अगर हिंदू और हिंदुआनी शब्द में आपको हिंदुत्व तो समझ में नहीं आता तो मुझे लगता है कि उनकी बुद्धि के ऊपर तरस आने की बात है। और इतना ही नहीं, देखिए समय कैसा बदला है कि शिवाजी के कवि भूषण ने शिवाजी के लिए एक और बात लिखी थी। उन्होंने लिखा था, मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, राम नाम धर निज रसना सुधर में। रसना जीव को कहते हैं, यानी अपनी जिह्वा पर भगवान राम का नाम रखकर मुगलों को मरोड़ कर, और औरंगजेब का एक नाम था ना पातशाह गाजी जिंदा पीर, उनको मरोड़ कर और मुगलों को मोड़ कर रखा। और आगे उन्होंने लिखा, मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, राम नाम रख रच निस रसना सुधर में, और देव राखे देवल में, देव राखे, और बैरिन की हद रखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राखे घर में। और आज यही हो रहा है, राम का नाम हमारी जिह्वा पर उभरता खड़ा होगा। वो आज मोदी जी के नेतृत्व में उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। परंतु मैं ये अभी याद दिलाना चाहता हूं, बहुत से लोग हम लोगों पे आरोप लगाते थे जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि भाई इन लोगों का नारा है रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। पर रामलला का मंदिर कोई इमारत नहीं थी और उसके निर्माण का काल एक काल चक्र की गति थी, कोई तारीख नहीं थी। अब आप देखिए, शायद भगवान का मंदिर इंतजार कर रहा था कि जब भारत इस स्थिति में स्वाभिमान के साथ था, तो भारत के स्वाभिमान की पताका और राम मंदिर की पताका एक साथ ऊपर आएगी। और भगवान राम तो बहुत सहज था, अयोध्या के राजा के रूप में उत्पन्न हुए थे, सेना लेके जाते, रावण को मार देते। पर क्या उससे धर्म की स्थापना होती? नहीं। जनता में विश्वास नहीं आता, क्योंकि लोग कहते आप तो राजा थे, आपने के पास क्षमता थी, कर दिया, हम तो सामान्य व्यक्ति हैं। इसलिए पहले राजा राम वनवासी राम बनते हैं, फिर निषाद राज का सम्मान, फिर शबरी का सम्मान, फिर सुग्रीव का राज्याभिषेक, फिर बानर रीछ भालू समाज के सबसे कोने में पड़े हुए तबके जिनकी तरफ किसी की दृष्टि नहीं जाती थी, सबको साथ में लेकर संगठित करके उस समय की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को पराजित किया, तब धर्म की स्थापना होती है। और आज संयोग देखिए, जब राम मंदिर बनने जा रहा है तो पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे और अब राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो अनुसूचित जनजाति से भारत की पहली बार प्रथम महिला बनी हैं। यानी जो राम के कालखंड में हुआ वही राम मंदिर के कालखंड में हो रहा है। इसे आपको एक सुखद दैवीय संयोग समझना चाहिए। अब मैं कहना चाहता हूं कि वीर सावरकर जी के विषय में एक दो चीजों की तरफ मैं ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहता हूं। आज बहुत से लोगों को बड़ा तैश आने लगा है, वो स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में पता नहीं जाने क्या क्या अनाप शनाप टिप्पणी करने लगते हैं। वो पिछड़ी जाति के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने लगते हैं। उसके बाद भी और तो और भारत के लोकतंत्र, भारत के बारे में विदेश से जाके टिप्पणियां करने लगते हैं, और उसके बाद भी सहज रूप से माफी मांगने की बजाय सत्याग्रह के नाम पर अपने अहंकार और दंभ का दुराग्रह दिखाने का प्रयास करते हैं। और आपने देखा, न्यायालय में भी जाते हैं तो सहज रूप में नहीं जाते, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जाइए, अपना विषय कह के चले आइए। मगर ऐसे कैसे चले जाएं? माफी कैसे मांग लें? माफी थोड़ी मांगेंगे। माफी की बात करते तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, साहब आप क्यों माफी मांगेंगे? आप साहब नहीं है, साहिबे आलम हैं, फर्जंद अंजुमन हैं, वली हैद सल्तनत हैं, छोटे सरकार हैं। इसीलिए आगे पीछे लश्करे जर्रार लेकर न्याय कहते हैं। मैंने
अभी देखा था कि देवेंद्र फडणवीस जी का ही वक्तव्य था माफी के बारे में, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये चूंकि 2023 है, भारत के इतिहास में एक ऐसा भी दौर आया जब किसी नेता को सजा हुई और बगैर माफी मांगे सजा माफ हो गई। वो 1923 था, ठीक 100 साल पहले नेहरू जी नाभा के जेल में गिरफ्तार हो जाते हैं।